नमस्कार दोस्तों। जीआरएफ रेजुलेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। यह एक नया चैनल है। इस चैनल पर मुख्यतः नेट जीआरएफ संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक हुए हैं, स्पेशली पीवाईक्यू आपको कराए जाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन सूचना जो होगी आपके साथ साझा किए जाएंगे। ठीक है, चैनल नया है। अभी मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि इतिहास के जितने भी एग्जाम हुए हैं 2011 से लेकर 2025 तक, उन सारे प्रश्नों का, ठीक है, पीवाईक्यू जो है उसका मैं आपके साथ डिस्कशन करूं। ठीक है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं। और अगर जो छात्र तैयारी करना चाहते हैं नेट जीआरएफ का और उनका सब्जेक्ट की बात करेंगे इतिहास है, उनके साथ इस चैनल को साझा करें। ठीक है, तो फिलहाल जो है सो यूजीसी नेट परीक्षा जून 2023 में जो आपकी परीक्षा हुई है, उसका इतिहास के प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये द्वितीय प्रश्न पत्र का हल है। ये समय इसके लिए बात करेंगे तो अभी अभी तो 2 घंटा मिलता, पहले 2 घंटा नहीं होता था। 1 घंटा 15 मिनट ही आपको दिए जाते थे और साथ में इसमें आपको 50 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इन 50 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ये भी आपको ध्यान में रखना। जो कि वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में भी आपका यही है। चलिए, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहां पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लोथल होगा। जैसा कि आपको पता है, जल भंडारण का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थान था जहां से बंदरगाह के नमूने प्राप्त हुए हैं। विदित है कि लोथल खंभात की खाड़ी के नजदीक भोगवा नदी के समीप स्थित है। लोथल से प्राप्त गोदी का साक्ष्य इसके पूर्व विकसित बंदरगाह होने की सूचना भी आपको मिलती है। ठीक है, तो दो तीन चीजें और भी आपको ध्यान में रखना है। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात राज्य में है। खंबात की खाड़ी के नजदीक है और किस नदी के किनारे है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यह आपको भोगवा नदी के किनारे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? ठीक है, तो ध्यान में रखना इनका सही उत्तर क्या है? महेंद्र लाल सरकार। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना जुलाई 1876 में महेंद्र लाल सरकार ने की थी। जबकि जेसी बोस ने कैस्कोग्राफ की खोज की है। यह भी ध्यान में रखना, कैस्कोग्राफ की खोज किसने की है? तो ध्यान में रखना जगदीश चंद्र बोस या फिर जेसी बोस। विदित है कि मेघनाथ साहा ने सन 1920 में थर्मल आयन आयनाइजेशंस कन्वेंशन की खोज की और होमी जहांगीर भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत भी की थी। ठीक है, तो एक बार प्रश्न फिर से रिपीट कर रहा हूं। निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की थी? तो ध्यान में रखना महेंद्र लाल सरकार। चलिए आगे के प्रश्नों को भी जरा हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसमें इंडिका, ऋग्वेद, अर्थशास्त्र, त्रिपिटक। तो सबसे पहले ऋग्वेद आएगा, ध्यान में रखना, क्योंकि ये प्रथम वेद है और ये वैदिक काल से संबंध है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, ये कब का है? तो वैदिक काल का है। उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आएगा त्रिपिटक आएगा। ठीक है, त्रिपिटक की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध काल का है। उसके बाद क्या आएगा? तो ध्यान में रखना, उसके बाद अर्थशास्त्र आएगा, जो कि मतलब कब का है? तो ये मौर्य काल का है। और उसके बाद क्या आएगा? इंडिका आएगा। इंडिका भी मौर्य काल का है, लेकिन ये अर्थशास्त्र के बाद लिखा गया है। और इसके जो लेखक जो है मेगास्थनीज है। अर्थशास्त्र के लेखक जो है, ध्यान में रखना, कौटिल्य है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। एक बार डी होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर आपका क्या आएगा? अ, त्रिपिटक आएगा जो कि बौद्ध काल के है। उसके बाद मौर्य काल आता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे के, हाँ, त्रिपिटक जो है, जिनको टोकरी कहते हैं, वो 3 प्रकार के थे: सूत पिटक, विनय पिटक, अधिदम पिटक। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसमें से दर्शन की बात करेंगे अधिदम पिटक में है। विनय की बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित नियमावली है। और सूत पिटक की बात करेंगे बुद्ध के उपदेश है। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नदियां दी हुई है, यहाँ पे शहर दिया हुआ है, तो आपको लगाना है। तो सबसे पहले सिंधु नदी की बात करेंगे तो ये मोहनजोदारो के किनारे थी। ठीक है ना। रावी नदी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, रावी किसके किनारे थी? तो रावी जो है सो आपका हड़प्पा नदी के किनारे थी। घग्गर की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, घग्गर जो था कालीबंगन का था। और सतलज की बात करेंगे तो ये आपका किसके किनारे हो जाएगा? तो ये आपका
रोपर के किनारे होगा। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सिंधु मोहनजोदड़ो नदी के किनारे है। रावी की बात करेंगे हड़प्पा हो गया। ठीक है, घग्गर की बात करेंगे कालीबंगा हो गया। और सतलज की बात करेंगे तो रोपर नदी के किनारे हुआ। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये आपके लिए काफी अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसको जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कार्नेलियन वीट क्या है, तो ये कहाँ से आती थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो ये जो था आपका हड़प्पा से आता था। ए का 3 हो जाएगा। त्राम की बात करेंगे तो त्राम के लिए राजस्थान का खेतरी काफी अधिक प्रसिद्ध है, आपको पता ही है। अरिका मेडू की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, यहाँ से रोमन साक्ष्य आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, एक प्रकार का बंदरगाह था ये। और त्राम लिप्ति की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये आपका बंगाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर डी होगा। सॉल्यूशन को एक बार फिर से देखते हैं। कार्नेलियन वीट की बात करेंगे हड़प्पा होगा। त्राम की बात करेंगे राजस्थान की खेतड़ी से आता। अरिकामेडू की बात करेंगे रोम के बहुत अधिक सिक्के प्राप्त हुए, यहाँ से एक बंदरगाह है जहां से मतलब व्यापारिक संपर्क जो था रोम के साथ स्थापित था। त्राम लिप्ति की बात करेंगे तो ये आपका बंगाल में है। ठीक है, चलिए त्राम लिप्ति की बात करेंगे तो एक चीज और भी ध्यान में रखना, मौर्य काल के दौरान ये प्रमुख बंदरगाह भी था। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो अगर आगे कहीं पूछ दिया तो। चले यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यहाँ पे डेविड अर्नोल्ड, ठीक है, कौन थे ये, तो इन्होंने किताब लिखी थी द कांग्रेस इन तमिलनाडु। ठीक है, ए का क्या होगा, इसका सही उत्तर है डी, ए का 3 होगा, द कांग्रेस इन तमिलनाडु। उसके बाद है डेविड लुडेन। डेविड लुडेन की बात करेंगे, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, कुछ किताबें हैं वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, सी की बात करेंगे डेविड पेज, इन्होंने लिखा था क्या, प्रील्यूड टू पार्टीशन। ठीक है, उसके बाद सी ए बेली की बात करेंगे तो इन्होंने लिखा है द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। ठीक है, तो इसको मैंने मिलान कर दिया, इसका सही उत्तर डी है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। डेविड अर्नोल्ड, द कांग्रेस इन तमिलनाडु, डेविड लुडेन, एन एग्रेरियन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, डेविड पेज, प्रील्यूड प्रील्यूड टू पार्टीशन, और सीए बेली की बात करेंगे द लोकल रूट्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इलाहाबाद। ठीक है, चले भारतीय इतिहास से प्रश्न आपको देखने को मिला है, प्राचीन भारतीय इतिहास से। यहाँ से ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता था, तो इसका सही उत्तर क्या है, आर्यों की जनजातियां। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आर्यों की जनजातियां, ध्यान में रखना। ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों को द्योतित करता था। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले कौन कौन थे, इनका नाम आप चाहो तो ध्यान में रखना। एक का नाम अनु है, दूसरा का नाम दुहर है, तीसरा का नाम पुरु है, फिर क्या है तुवरसु है, और साथ में यदु है। इन कबीलों के अधिपति को क्या बोलते थे, जनपति कहते थे, या फिर इनको राजा कहा जाता था। ठीक है, तो ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है, मतलब किसे किससे संबंध रखता है, डेट मीन्स आर्यों की 5 जनजातियां, और पांचों जनजाति का नाम इनका यहाँ पे दिया हुआ। कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है, 4। ठीक है, ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 4 कारण उल्लेखित है। कृष है, उदर, धान एवं वृष्टि। ठीक है, कृष, उदर, धान एवं वृष्टि। ध्यात्व है कि ऋग्वेद में कुल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है। सिंचाई का उल्लेख परवर्ती श्लोक में मिलता है। यह भी आपसे पूछा जाएगा, से कृषि को बढ़ावा देने के लिए मुख्यतः 4 कारण उल्लेखित है ऋग्वेद में, वो कौन कौन से हैं, कृषि है, उदर है, धान है एवं वृष्टि है। ठीक है, और कितने श्लोकों में कृषि का उल्लेख है, तो ध्यान में रखना 24। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था, तो ध्यान में रखना ये बिम्बकडफिसस था, जो कि कुषाण वंश से संबंध रखता था। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा बिम्बकटफिसस था। बिम्बकटफिसस कुषाण वंश का शासक था। ठीक है, विदित है कि बिम्बकटफिसस ने स्वर्ण सिक्के के साथ तांबे के सिक्कों को प्रचलन में लाया था। इन सिक्कों पर शिव, नंदी एवं त्रिशूल की आकृतियां भी मिलती थी। ये भी आपको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं।
निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया? ठीक है, तो ध्यान में रखना इनका नाम क्या है? रुद्रामन। ठीक है, तो रुद्रामन की बात करेंगे तो इन्होंने संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जो है इन्होंने जारी किया था। यह भी आपको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। संस्कृत में पहला विस्तृत अभिलेख जारी करने वाला शासक या फिर राजा रुद्रामन है, जो कि शक शासक था। विदित है कि काव्य के रूप में प्रथम अभिलेख 150 ईस्वी में काठियावाड़ में रुद्रामन द्वारा लिखवाया गया था। ध्यान रहे मौर्यकालीन सुदर्शन झील के टूटे हुए बांध में रुद्रामन ने ही बनाया था। हालांकि कई बार बांध टूटी थी, तो एक बार इसका निर्माण रुद्रामन ने करवाया था। और यह पहला शासक था जिन्होंने संस्कृत में एक अभिलेख जारी किया। और ये शक शासक था रुद्रमन। ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल में प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है? ठीक है, तो भुक्ति का मतलब क्या था? प्रांत था। गुप्त काल में प्रांत को अवनी या भुक्ति कहा जाता था। एक नया नाम आपको मिल गया, अवनी भी। इसे भी आप ध्यान में रखें। देखिए, नेट जेआरएफ का जब भी आप एग्जाम देते हो तो वहां पे शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप उसे नोट करते रहिए। आपके सिलेबस में भी शब्दावली दिया हुआ है। भुक्ति के शासक को उपरी कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। उल्लेखनीय है कि उपरी पद प्राय राजा ये राजकुल से संबंध लोगों को प्रदान किया जाता था, परंतु कभी कभी अन्य योग्य व्यक्तियों को भी यह पद प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से शाम रखता है। उपयुक्त व्यक्तित्व को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर पहचानिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? ए सही है, परंतु आर सही नहीं है। ठीक है, ये तो सही है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, ध्यान में रखना, क्योंकि बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार के अनटचेबिलिटी का वो था ही नहीं। ठीक है, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता था, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, निषाद आदिवासी बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे। ठीक है, क्योंकि निषादों का मुख्य कार्य शिकार था, जिससे जीव हिंसा होती थी, और बौद्ध धर्म में हिंसा निषिद्ध थी। उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं से मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता था। ठीक है, तो यहाँ पे निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, जो बौद्ध मतवालियों के लिए अछूत थे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखना, ये जाति व्यवस्था की वजह से उनके लिए अछूत नहीं थे। ठीक है, अगर आप इसको जाति व्यवस्था समझ रहे हो क्योंकि ये जनजाति थे इसलिए, या फिर आदिवासी थे इसलिए अछूत है, तो वो गलत है। इनका अछूत होने का कारण क्या था बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए? क्योंकि ये शिकार करते थे। ठीक है, और शिकार जो था बौद्ध धर्म में पूरी तरीके से क्या था? निषिद्ध था। ठीक है, निषिद्ध था, मतलब यहाँ पे किसी प्रकार की हिंसा की गुंजाइश नहीं थी, इसलिए इनको क्या रखा गया था? तो इनको अछूत माना गया था बौद्ध धर्म में। ठीक है, यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति के सामने रखता था, तो ऐसा कोई बात थी ही नहीं। चलिए, आगे के प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है। उपयुक्त व्यक्तित्वों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? ठीक है, ए तो सही है, परंतु आर जो है गलत है। ठीक है, और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मतलब ए सही है, मतलब ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्य की स्थापना की, ये तो ठीक है। पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व का संकेत नहीं मिलता है, तो ये गलत है। सॉल्यूशन देखते हैं। भारतीय परंपराओं के प्रसार का प्रामाणिक स्रोत एक बहुविवादित विषय है, लेकिन ईसा काल की प्रथम 5 शताब्दियों में मलय उपद्वीप में भारतीयों ने अनेक राज्यों की स्थापना की। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अवशेषों से समृद्ध भारतीय उपनिवेशों के अस्तित्व के संकेत मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, जावा, बोर्नियो और इंडोनेशिया आदि से मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये सत्य है, परंतु आर जो है असत्य है। चलिए, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। ठीक है, ये क्या है? तो ये लेखक है। लेखक और उनका काल इस क्रम में है। सबसे पहले भरावी की बात करेंगे, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के है। भट्टी की बात करेंगे, भट्टित की बात करेंगे, शताब्दी की बात करेंगे तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही आए। उसके बाद माघ आएंगे, ये 7वीं शताब्दी ईस्वी के हैं।
उसके बाद श्रीहर्ष आएंगे जो कि 12वीं शताब्दी के है ये, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो होगा शी होगा, ठीक है। सबसे पहले भैरावी, फिर क्या होगा, उसके बाद भटीत, उसके बाद माघ, और फिर जो है श्रीहर्ष। चलिए यहाँ पे निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूटों का उत्तर चुनना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले महेंद्रपाल, सॉरी, सबसे पहले धर्मपाल, जो कि जैसे पाल वंश के ये शासक है, तो पाल वंश का जो संस्थापक जो था गोपाल, तो गोपाल का जो पुत्र जो था वो धर्मपाल था। तो धर्मपाल तो सबसे पहले हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे महेंद्रपाल, उसके बाद आ जाएंगे मिहिर भोज, और उसके बाद आएंगे वत्सराज, ठीक है। ध्यान में रखना, हालांकि मिहिर भोज वत्सराज अन्य वंश से संबंधित है, हालांकि धर्मपाल और महेंद्रपाल पाल वंश से संबंधित है, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, धर्मपाल की बात करेंगे तो 750 में ये आपका पाल वंश संस्थापक हुआ था, और पहला शासक जो बना था 750 में गोपाल था, वो 770 तक था। उसके बाद धर्मपाल आता है जो कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक भी था और गोपाल का उत्तराधिकारी था। इसका शासनकाल आपका 770 से लेके 810 ईस्वी तक रहा था। गोपाल का उत्तराधिकारी एवं पाल वंश का शक्तिशाली शासक था। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक जो था, ध्यान में रखना, वत्सराज था। इसका शासनकाल धर्मपाल के बाद के शासकों में था, जबकि प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी शासक जो है मिहिर भोज था। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राजशेखर की बात करेंगे, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। आई थिंक मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, मैंने महेंद्रपाल को पाल शासक बता दिया था, यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। ये आपका पाल नहीं, प्रतिहार शासक थे। टाइटल में पाल लगा हुआ था इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। और इनके दरबार में कौन रहते थे, तो ध्यान में रखना है राजशेखर रहते थे। और राजशेखर ने क्या लिखा था, तो ध्यान में रखना, कर्पूर मंजरी, ये प्रमुख कृति है इनकी, ये भी आप ध्यान में रख सकते हो। चलिए यहाँ पे सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनना है। तो सबसे पहले यहाँ पे गणतंत्र की बात करेंगे, तो गणतंत्र जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आ गया था। उत्तरी काली पॉलिश पॉलिश्ड वेयर की बात करेंगे तो ये कब होगा, तो ध्यान में रखना, ये होगा गांगेय के मैदान में ये चीजें आ गई थी। गिरनार अभिलेख की बात करेंगे तो रुद्रामन का है ये आपका गिरनार अभिलेख, जो कि पहला संस्कृत में है। और शाक्य की बात करेंगे तो ये कुल था जो कि कपिल वस्तु की थी, और इसी कुल में जो है गौतम बुद्ध, मतलब भगवान बुद्ध जो है पैदा लिए थे, ठीक है। तो गणतंत्र की बात करेंगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उत्तरी काली पॉलिश्ड मृदभांड या फिर वेयर कह लीजिए, गंगेय के मैदान में। गिरनार अभिलेख रुद्रावन से संबंधित है जो कि शुद्ध रूप से संस्कृत का अभिलेख है, ठीक है। और ये शाक्य की बात करेंगे, कपिल वस्तु में था। शाक्य एक कुल है, इस कुल से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे तो तारीख फिरोज शाही, जो कि स्पष्ट दिख नहीं रहा, उसका लेखक की बात करेंगे तो शम्स ए सिराज अफीफ है, ठीक है। तो तारीख फिरोज शाही के लेखक की बात करेंगे, शम्स ए सिराज अफीफ है। ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में इतिहासकार थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा एवं किरान उस्सादेन है, इंपॉर्टेंट है, सारे किताबों का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। इसमें किरान उल सादेन ने बंगाल के सूबेदार बुगरा खान और पुत्र कैकुबाद के बीच भेंट का वर्णन है। यहाँ से प्रश्न पूछा है, नेट में ये प्रश्न पूछा गया है। विदित है कि फिरोज शाह तुगलक की रचना फतुहात ए फिरोज शाही आत्मकथा, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो बताओ फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। उसके बाद आपको ये ध्यान क्या रखना है, तो तारीख फिरोज शाही की बात करेंगे तो शम्स ए सिराज की है। किरानुशादिन किसका है, तो ध्यान में रखना अमीर खुसरो की है। तुगलकनामा किसकी है, तो अमीर खुसरो की है, ठीक है। बंगाल के सूबेदार बुगरा खान और पुत्र कैकुवाड के भेंट का वर्णन आपको किसमें मिलता है, तो ध्यान में रखना किरान उन सादेन में मिलता है। बुगरा खान किसका पुत्र था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, बलबन का पुत्र था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अमीर हसन आला सिद्धी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुआद निम्नलिखित में से किसके विंगस एंड सेंगस का अभिलेख है, तो शेख निजामुद्दीन औलिया, अमीर हसन अला सिद्दी द्वारा संकलित कृति फवायद अल फुआद निम्नलिखित में से किसके ड्विंगस एंड
शेंगस का अभिलेख है, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, आई थिंक इंग्लिश रहता तो ज्यादा बेटर होता। अमीर हसन अला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फवायद उल फुवाद नामक ग्रंथ निजामुद्दीन औलिया की मजलिस से संकलित है, ठीक है। आई थिंक इसी का इंग्लिश दिया हुआ। इस ग्रंथ का मूल्य उद्देश्य औलिया के वचन एवं कर्मों का प्रकाशन है। विदित है कि निजामुद्दीन औलिया भारत में चिश्ती संप्रदाय के एक महत्वपूर्ण सूफी संत थे, ठीक है। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है, ये प्रश्न पूछा गया है। विलायत मतलब होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, ठीक है। सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ होता है ऐसे निजी आध्यात्मिक क्षेत्र जहां सूफी संत आराधना करते हैं अथवा जहां वो संधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं। ध्यात्व है कि सूफियों के निवास स्थान को खानकाह कहते थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश संबंधित था। तो किससे संबंधित था, तो ध्यान में रखना जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित था। जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश उसने अपने पिता द्वारा जारी जागीर और मनसूबों की पुष्टि की। जागीरदारों के क्षेत्र की पुष्टि करके उसने पदोन्नति प्रदान की। विदित है कि नवंबर 1605 में आगरा के किले में अपने राज तिलक के समय नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण करके राज्याभिषेक के अवसर जहांगीर ने 12 अध्यादेशों की घोषणा की। ये आपको ध्यान में रखना, 12 अध्यादेश की घोषणा की गई थी, ठीक है। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जहांगीर ने मतलब क्या था, मुगल शासक के तौर पे, ठीक है, पद को संभाला था और 12 अध्यादेश की घोषणा की थी, जिसमें पहला अध्यादेश की बात करेंगे तो क्या था, तो ठीक है, 10वां अध्यादेश कौन था, तो किससे संबंधित था, तो जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित था। यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। 10वां अध्यादेश है ये, टोटल 12। आगे आते हैं, दिल्ली स्थित जमा मस्जिद की नींव किसने रखी थी, ये आसान प्रश्न है, आपको ध्यान में रखना होगा। शाहजहां के द्वारा रखी गई थी। दिल्ली स्थित जमा मस्जिद की नींव शाहजहां ने 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी को रखी थी, जिसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ। यह मस्जिद पूर्णतः लाल बलुआ पत्थरों से निर्मित है। मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इसके चारों ओर चार चार मंजिला मीनारे भी है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अमीन के पद का सृजन किसने किया, तो ध्यान में रखना शाहजहां ने, ठीक है। अमीन के पद का सृजन मुगल शासक शाहजहां ने किया तथा प्रत्येक परगनों में राजस्व के निर्धारण के लिए अमीन की नियुक्ति की जाती थी। विदित है कि सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी होता था, जबकि परगने का खजांची जो था होतदार होता था, ठीक है। अब आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। अभिकथन दिया हुआ है, उत्तरी भारत के अंतिम महान सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास में पृथ्वीराज तृतीय अ, अप्रतिम स्थान है, ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय, जिनको पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं। हमें पता है कि समसामयिक स्रोतों से इस बात के साक्ष्य मौजूद है, ठीक है। तो ध्यान रखना, दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी है, तो ये भी ध्यान में रखना। तो उत्तरी भारत के अंतिम सम्राट के रूप में भारतीय इतिहास के पृथ्वीराज तृतीय का अप्रतीय स्थान है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार को रोका था, ठीक है। वही तराइन की जो युद्ध हुआ था 1191 और 92 में मोहम्मद गौरी के साथ, पता ही आपको, ठीक है। प्रथम जो युद्ध में ये विजयी रहे थे, दूसरे में पराजित हुए थे। यहाँ पे आपको राज्य और उनके राजधानी से आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में निजाम शाही, निजाम शाही की बात करेंगे अहमदनगर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कुतुब शाही की बात करेंगे तो कुतुब शाही आपका कहाँ पे था, तो ध्यान रखना ये आपका बीजापुर में हो जाएगा। उसके बाद इमाम शाही की बात करेंगे तो इमाम शाही आपका इसकी राजधानी बरार में थी। और गोलकुंडा की बात करेंगे आदिल शाही में थी, ठीक है। गोलकुंडा आदिल शाही की गोलकुंडा हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अहमदनगर निजाम शाही का, कुतुब शाही का गोलकुंडा, इमाम शाही का बरार और आदिल शाही का बीजापुर, ठीक है। ये आप यहाँ पे जो विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ, ठीक है, ये चारों राज्य जो था ने आक्रमण किया था, लेकिन अंतिम समय में बरार जो था इसमें शामिल होने से मना कर दिया था। और ये कब था, तो 1565 की घटना है, ठीक है। और महान विजयनगर साम्राज्य को ये दक्षिणी राज्य जो थे, जो कि बहमनी साम्राज्य के टूटने पे बने थे, इन्होंने विनाश कर दिया, लेकिन उसमें बरार शामिल नहीं था। ये आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है,
अकबर के समय सूबों की संख्या 15, जहांगीर के समय 17, शाहजहां के समय 22, औरंगजेब के समय 24। ठीक है, इसका उत्तर नहीं बताया गया। चलिए हम लोग देखते हैं। संपूर्ण मुगल साम्राज्य में सूबों में बांटा गया था। अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 में अपने संपूर्ण साम्राज्य को, ठीक है, 12 सूबों में विभाजित किया था। शासन के अंत में सूबों की संख्या बढ़कर 15 हो गई थी। ठीक है, जो शाहजहां के समय में 18 था और औरंगजेब के समय में 20 हो गया। मतलब 15 अकबर के समय में, ठीक है, और शाहजहां के समय में 18, औरंगजेब के समय में 20 हो गई थी। प्रांतीय शासक को साधारण भाषा में क्या बोलते थे? सूबेदार कहते थे, गवर्नर भी आप बोल सकते हो। जहांगीर के समय में 15 सूबे प्रांतीय रहे। उसने कांगड़ा को जीता किंतु लाहौर सूबे में ही मिला दिया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 15, 18, 20 जो कि आई थिंक ऑप्शन में सब दिए हुआ है। ठीक है, 15 दिए हुआ है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब ये सारे सुमेलित नहीं है। ये 15 तो ठीक है, ये 18 हो जाएगा, औरंगजेब के समय 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा नहीं था, इसलिए इस प्रकार की चीजें दी हुई है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, जो यात्री जो भ्रमण जो करते हैं उनसे संबंधित है। सबसे पहला निकोली डी कांटी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। डोमिंगो प्यास की बात करेंगे तो ध्यान में रखना डोमिंगो प्यास जो है देवराय द्वितीय हो जाएंगे। ठीक है, ओ सॉरी, डोमिंगो प्यास जो थे कृष्ण देव राय के समय थे ना, मिस्टेक। ठीक है, तो ए का 3, बी का 1। यहाँ पे बात करेंगे फ्रैंको नूनिज की बात करेंगे तो ध्यान में रखना ये अच्युत देव राय। ठीक है, अब्दुल रजा की बात करेंगे तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये आए थे। अब जरा डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। निकोले डी कांटी इटालियन था, ध्यान में रखना। इसने 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के समय में विजयनगर की यात्रा की थी। इसने अपने विवरण में विजयनगर की सामाजिक आर्थिक स्थिति, रीति रिवाजों एवं नगर की संरचना आदि के बारे में विस्तृत से विवरण दिया है। अब्दुल रजाक ईरानी राजदूत था। ये 1442-47 में विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय के दरबार में आया था। डोमिंगो फैज की बात करेंगे तो ये पुर्तगाली था और 1510 में कृष्णदेव राय के दरबार में यात्रा की थी। नूनिज भी एक पुर्तगाली था और घोड़ों का सौदागर था, यह भी पूछा जा सकता है। इसने अच्युत देव राय के शासनकाल में 1540 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, ध्यान में रखना। निम्नलिखित इमारतों में सही अनुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत अधिक दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, जो कि अकबर के शासनकाल में बनाया था, हालांकि हुमायूं की बेगम ने बनाया था। ठीक है, तो ये आपका 1565 से 1570 के बीच में बना, सबसे पहला। उसका उसके बाद आएगा इतिमा दौला का मकबरा। ठीक है, दौला का मकबरा जो कि नूर जहां की पिताजी थे ये। तो इसका मकबरा जो बनता है 1626 में बनता है। उसके बाद आज बात करेंगे ताजमहल की बात करेंगे, जो कि जहांगीर के शासनकाल में बनाया गया था। तो ध्यान रखना ये 1631 से 1653 के बीच में बना था। उसके बाद बात करेंगे तो नूरजहां का भाई था आसफ खान, आई थिंक। नहीं, नूरजहां का भाई नहीं था आसफ खान, मुमताज महल का भाई था। मतलब ये आपका जहांगीर नहीं, शाहजहां का साला था। तो ये आपका बनेगा 1641 से 45। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो हुमायूं का मकबरा सबसे पहले। उसके बाद बात करेंगे किसका आएगा, तो ये जो मकबरा जो बना था इत्मीदौला का मकबरा, ये आपका जहांगीर के शासनकाल में बना था। ताजमहल की बात करेंगे तो शाहजहां के शासनकाल में बना था। और आसम खान का मकबरा की बात करेंगे तो ये भी आपका शाहजहां के शासनकाल में बना था। तो ऐसे भी आप चाहोगे तो ध्यान में रख सकते हो। चलिए अब चलते आगे। यहाँ पे कुछ किताब दिया हुआ है, उसका आपको मिलान करना है। सबसे पहले अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था, पता ही आपको। जियाउद्दीन बरनी की बात करेंगे तो इनका तारीख फिरोज शाही है। अब्दुल हामिद लाहौरी की बात करेंगे तो ध्यान में रखना इसका कौन सा किताब हो जाएगा, इनका होगा बादशाह नामा। खाफी खान की बात करेंगे तो मुंतखब उल लुबाब। चले मिला लेते हैं। अबुल फजल का अकबरनामा है, जियाउद्दीन बरनी का तारीख फिरोज शाही है। अब्दुल हमीद लाहौरी की बात करेंगे तो बादशाह बादशाह नामा है। खफी खान की बात करेंगे तो मुंतखब उल लुबाब है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए अकबर कालीन निम्नांकित घटनाओं में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?
तो ध्यान में रखना, यहाँ पे मेरता का हस्तगन करना 1562 सही लिया है। असीरगढ़ ध्यान में रखना 1601 सही है। गोंडवाना की विजय की बात करेंगे 1564 ठीक है। उड़ीसा का विजय ध्यान में रखना 1582 नहीं होगा, इसके जगह पे 1592 होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरता को हस्तगन करना 1562, असीरगढ़ का घेराव की बात करेंगे 1601, गोंडवाना की विजय 1564 में। अकबर ने 1592 में उड़ीसा को विजिट किया, शेष विकल्प सुमेलित थे, यहाँ पे 1582 दिया हुआ था, इसलिए गलत है। यहाँ पे कुछ थ्योरी दिया हुआ है, सॉरी, और साथ में यहाँ पे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, इनसे आपको मिलाना है। तो नौरोजी का ड्रेन थ्योरी आपको पता ही है, ठीक है। गांधी का स्वराज हो जाएगा, और नेहरू का आपका पंचशील हो जाएगा, ठीक है। और तिलक का आपका हरिजन। गलत लगा दिया क्या? यहाँ पे स्वराज नहीं, सॉरी, नौरोजी का आपका द्रेन हो जाएगा, तिलक का आपका स्वराज हो जाएगा, गांधी का आपका हरिजन हो जाएगा, और नेहरू का आपका पंचशील हो जाएगा, ठीक है, जो कि 1954 में आया था। पंचशील भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ था 1954 में। बौद्ध धर्म से संबंधित 5 सिद्धांत थे इसमें। देन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी का है। और यहाँ पे स्वराज की संकल्पना की बात करेंगे तो तिलक का स्वराज का संकल्पना था। और यहाँ पे गांधी का जो था हरिजन, उनकी अखबार भी थी, ठीक है। तो नौरोजी का द्रेन हो जाएगा, तिलक का स्वराज, गांधी का हरिजन, और नेहरू का पंचशील, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, अब यहाँ पे आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? तो भ्रौच में नहीं था, बाकी कोचीन में, माहे में, कालीकट में था। भ्रौच पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था, जबकि कालीकट, कोचीन, मछलीपट्टनम, ठीक है, मछलीपट्टनम के मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, और माहे आदि पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना था। विदित है कि भ्रौच गुजरात में स्थित एक बंदरगाह था। निम्नलिखित में से कौन सा बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो ध्यान में रखना, मीर कासिम। बक्सर बिहार में मीर कासिम अंग्रेजी पढ़ाता था, जबकि सिराजुद्दौला अरवदी खान की मृत्यु के बाद 1756 ईस्वी का बंगाल का नवाब बना। विदित है कि लाल कोठरी की घटना नवाब सिराजुद्दौला के शासनकाल में, काल कोठरी की घटना, जिसमें बंद करके रख दिया गया था बहुत सारे अंग्रेजों के जून के महीना में, वो काल कोठरी की घटना है। तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में घटी थी। पीट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे 1784 में, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं, ध्यान में रखना। इसमें क्या था, इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट जो आई थी, उसमें जो बुराइयां जो थी उसको ठीक करने के लिए, सॉरी सॉरी मिस्टेक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो था 1786 में आएगा, ये 1784 में आया था। पीट्स इंडिया एक्ट, मिस्टेक, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1786 वाले को कहते हैं, ठीक है। क्विट इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी, जो 1858 ईस्वी तक विद्वान रहे। ध्यात हो कि इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामला के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया था, और व्यापारिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करेंगे, इसमें जो बुराइयां जो थी, इसमें जो कमियां जो थी 1784 के इसमें एक्ट ऑफ सेटलमेंट इसलिए आया था क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में जो कमी जो थी उसको ठीक करने के लिए आया था 2 वर्षों के बाद। कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पे हुई? तो ध्यान रखना, बजबज बंदरगाह पे हुआ था, जो कि कलकत्ता में पड़ता है, ठीक है। कमा कमागाटा मारू जहाज पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कलकत्ता के पास बजबज में हुई, जो कि 1914 ईस्वी में 376 भारतीय नागरिकों को बाबा गुरदीप सिंह ने कमागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा के वैंकावुर ले जा रहे थे, परंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों के बंदरगाह से उतरने की अनुमति नहीं दी, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का दबाव था। इस कारण जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर लौट आया, जहां पे क्या था, जहाज में चेकिंग होता है, वहां पे लोगों के साथ संघर्ष होता है, जिसमें कुछ लोग जो गदरकारी जो थे पंजाब के, वो मारे जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार की काफी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो ये बजबज जो है कलकत्ता में पड़ता है, ध्यान में रखना। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान में रखना, ये 1950 में। स्वतंत्रता पश्चात सन 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति के सिफारिश पे 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, जो कि गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय के रूप में स्थापित किया गया था।
और 2015 में इसका स्थान कौन ले लिया, तो नीति आयोग। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, 2015 में इसे समाप्त कर दिया गया था। आगे हम लोग चलते हैं। नीचे दो वैक्टर दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक और आर को तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के पक्ष में बदलाव को चिन्हित किया। इस क्षेत्र में आयात को बंद करना आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक माना गया है। ठीक है, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या भी है। पहला पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर के ऊपर बल दिया गया था, दूसरा में दूसरा में इंडस्ट्री के ऊपर बल दिया गया था, और तीसरा में जो था दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के 3 स्टील प्लांटों का निर्माण इसी समय में हुआ। आधारभूत वस्तुओं के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा इस मद हेतु आयात को सीमित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। निम्नलिखित लड़ाइयों में सही अनुक्रम बताइए, नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो कन्नौज की लड़ाई की बात करेंगे तो कब हुआ था, तो ये 1540 में हुआ था। खानवा की बात करेंगे तो 1527 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करेंगे तो 1761 में हुआ था। और पानीपत की पहली लड़ाई की बात करेंगे तो 1526 में हुआ था। तो आप मिला लेंगे इसको, सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर इसका ए है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को अकबर और साथ में इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा की लड़ाई की बात करेंगे तो 1900 1500 सॉरी अकबर नहीं, बाबर, बाबर एवं इब्राहिम लोदी। ठीक है, खानवा की लड़ाई की बात करेंगे तो 1527 में, ध्यान में रखना ये बाबर का भारत में दूसरा लड़ाई था। और कन्नौज की लड़ाई की बात करेंगे तो ये हुआ था आपका हुमायूं के बीच में और साथ में शेर शाह सूरी के बीच में 1540 में। पानीपत के तृतीय लड़ाई की बात करेंगे तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो खजाइन उल फुतूह, वाकयात ए मुस्ताकी, तबकात ए नासिरी, मासिर ए जहांगीरी। तो इसको काल में व्यवस्थित करने से पहले आपको गहराई से जानकारी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है 2 3 4 1। निम्नलिखित स्रोत ग्रंथों का कालानुक्रम इस प्रकार है। सबसे पहले खजाइन उल फुतूह, जो कि किसका, अमीर खुसरो का है। ठीक है, उसके बाद वाकयात ए मुस्ताकी की बात करेंगे, इतरिज कुल्लाह मुस्ताकी का है। तबकाते नासिरी की बात करेंगे तो निजामुद्दीन अहम सॉरी तबकाते नासिरी नहीं, तबकाते अकबरी की बात करेंगे तो ध्यान रखना निजामुद्दीन अहमद का है। अब मासिर ए जहांगीरी की बात करेंगे तो ख्वाजा कामगार का है, जो कि 17वीं शताब्दी का है। तो ध्यान में रखना, आप इसमें से एक दो भी पकड़ अगर लेते हो तो सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। इसमें से सबसे पहले अमीर खुसरो का खजाइन उल फुतूह होगा। ठीक है, एक और भी इनका किरान उल सादेन भी है। ठीक है, आगे के प्रश्नों पे भी जरा हम लोग चर्चा करते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम बताइए। बनारस संस्कृत संस्कृत कॉलेज की बात करेंगे तो ध्यान रखना कब स्थापित हुआ था, तो बनारस 1781 में स्थापित हो गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये 1800 ईस्वी में स्थापित हुआ था। 1800। कलकत्ता में मदरसा की बात करेंगे तो कॉर्नवालिस के शासनकाल में स्थापित हुआ था, ये जो था 1781 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये भी आपका जो था 1784 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर जो है आपका ए है। सबसे पहले 3 नंबर कलकत्ता में मदरसा 1781 में, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करेंगे 1784 में, बनारस स्थित संस्कृत कॉलेज की बात करेंगे ये भी 1781 में, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करें 1800 ईस्वी में। इसमें दोनों 1781 है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, तो इसको सही तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिया 3 4 1 2। 3 कलकत्ता मदरसा। ठीक है, 4 यहाँ पे सुधार करने की आवश्यकता है, 1 मिनट। बनारस संस्कृत संस्कृत कॉलेज का स्थापना जो है आपका कलकत्ता मदरसा के बाद जाएगा। 1 मिनट यहाँ पे सुधारने की जरूरत है जरा पे। यहाँ पे ये 17 कहाँ गया यहाँ पे,
ये 1781 नहीं होगा, ये 1791 है। ठीक है, तो यहाँ पे गलती क्या है, 1781 नहीं है, 1791 है। ठीक है, सुधार लीजिएगा। निम्नलिखित ग्रंथों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर जो है सी लिया है। सबसे पहले आई भी नील दर्पण, जिसमें नील किसानों के बारे में चीजें दी हुई है। उसके बाद आनंद मठ। ठीक है, उसके बाद गीतांजलि, और सबसे लास्ट में गोदान। ठीक है, चलिए आप देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का प्रकाशन क्रम इस प्रकार से, नील दर्पण जो कि दीनबंधु मित्र का है सबसे पहले, आनंद मठ की बात करेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी का है, गीतांजलि की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर का है जिनके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, गोदान की बात करेंगे तो मुंशी प्रेमचंद्र जी का है। ध्यान तो है कि नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील बगान के मालिकों के अत्याचार को दर्शाया है, जबकि आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। निम्नलिखित कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है? तो चंपारण आप लोग जानते हैं 1917 में हुआ था। ठीक है, पवना विद्रोह की बात करेंगे तो ये 1873 में हुआ था। ठीक है, मोपला की बात करेंगे तो 1920 में हुआ था। एका की बात करेंगे तो 1921 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? डी होगा। चलिए डिटेल्स देखते हैं इसका। कृषकीय आंदोलनों का सही ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार से है। पबना आंदोलन 1873 से 76 के बीच में, इसके नेता जो रहे हैं ईश्वर चंद्र राय। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में। मोपला की बात करेंगे केरल 1920 में, अली मुस्लियार एवं अली मुस्लियार मुख्यतः नेता थे। एका आंदोलन की बात करेंगे, इसके नेता मदारी प्रसाद थे, लखनऊ सीतापुर इन क्षेत्रों में हुआ था, यूपी में हुआ था। ठीक है, संसार के इतिहास, संकल्पनाएं, विचार तथा अवधियां। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कृषि का वाणिज्यकरण ने कृषि वर्ग में और भी विभेद कर दिया। कृषि वाणिज्यकरण से कृषकीय वृद्धि हुई। ठीक है, उपयुक्त व्यक्तित्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपको देखना है कौन सा कथन सही, तो इसका सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं। कृषि का वाणिज्यकरण भारत में ब्रिटेन को औपनिवेशिक नीतियां का एक परिणाम था, जिससे कृषकीय वृद्धि हुई, परंतु कृषक वर्ग और भी कृषक वर्ग में और भी विभेद हो गया। ठीक है, उल्लेखनीय है कि कृषि का वाणिज्यकरण के कारण धीरे धीरे कृषि व्यापारियों पर निर्भर होता गया, और व्यापारियों ने किसान गरीब का पूरा फायदा उठाया। ठीक है, मतलब किसी जो गरीब जो थे, कृषक जो थे वो और गरीब होते चले गए, और जो नए वर्ग जो आए, व्यापारी वर्ग आए, वो अमीर होते चले गए। ठीक है, इससे समाज में क्या था, वर्ग संघर्ष आपको देखने को मिला। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसने किया? तो ध्यान में रखना, इनका नाम मेजनी। इटली के एकीकरण में तीन व्यक्ति है। ठीक है, एक मेजनी है, एक काबूर है, एक गैरिबाल्डी है, जिसमें इटली के एकीकरण के लिए गैरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। ठीक है, एकीकरण का तलवार। इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन 1831 में जोसेफ मेजनी ने की। ध्यान तो है कि इटली के एकीकरण का श्रेय मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी को जाता है। इटली का एकीकरण हुआ था 1870-71 में। ठीक है, नीचे दिए गए दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को अभिकथन एक तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में कृषक वर्ग में की संलिप्तता अलग अलग तथा स्थानीय बनी रही। भारतीय कृषि समाज की संरचना जटिल थी। बताना है कौन सा कथन सही है। तो एक तो सही है, परंतु आर जो है गलत है। ठीक है, भारत में व्यापक भौगोलिक तथा क्षेत्रीय विविधता के कारण कृषकों में स्थानीयता का गुण प्रभावित है। भारत ग्रामों की आत्मनिर्भरता के कारण कृषि समुदाय एक दूसरे में निर्लिप्त है, परंतु भारतीय कृषि समाज की संरचना कभी जटिल नहीं थी। कृषक सामुदायिक रूप से अनाज उपजाता है एवं उसकी निजी जरूरतें अन्य वर्गों द्वारा पूरी की जाती है। ठीक है, सिंपल है। प्रश्न संख्या 45। नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन एक कहा गया, दूसरे को कथन आर कहा गया। मॉडलैंड के अनुसार भारत का निर्यात एक बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। बाबर ने उल्लेख किया है कि काबुल में सूती वस्त्र प्रमुख रूप से भारत से लाए जाते थे। बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों ही सही है, तथा एक ही सही व्याख्या आर है। मुगलकालीन आर्थिक जीवन का वर्णन करते हुए इतिहासकार मोरलैंड ने लिखा है कि भारतीय निर्यात का एक बड़ा भाग सूती वस्त्रों का था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजा के बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, इस बात का जिक्र किया है कि काबुल भारतीय सूती वस्त्रों का बाजार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पे आपको फिर से आपको मिलान करनी है। सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले देंगे रूसो। रूसो का क्या होगा? तो जनरल विल
उसके बाद मार्क ब्लॉक की बात करेंगे तो ये जो सामंतशाही थे। एफ एंजल्स की बात करेंगे तो ध्यान में रखना फ्रेडरिक एंजल्स समाजवाद से संबंधित है। और एम एन श्रीनिवास की बात करेंगे तो ध्यान में रखना इनका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा इस संस्कृतिकरण से, ठीक है। चलिए रूसो की बात करेंगे तो जनरल व्हील हो जाएंगे, ठीक है। मार्क ब्लॉक की बात करेंगे तो सामंतशाही है। फ्रेडरिक एंजल्स की बात करेंगे तो ये समाजवाद के समर्थक रहे हैं। एम एन श्रीनिवास की बात करेंगे तो संस्कृतिकरण। यहाँ पे गद्यांश को दिया गया जो कि अभी भी दिया जाता है, पहले भी दिया जाता है, हालांकि अभी 100 अंक का प्रश्न 100 प्रश्नों का एग्जाम होता, पहले 50 प्रश्नों का ही एग्जाम होता था। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा इसके बाद के दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। फिर भी करोड़ों लोग जो समस्त भारतीय प्रायद्वीप में खुशियां मना रहे हैं, अर्धरात्रि को भारत की नियति के साथ भेंट पर नेहरू का भाषण सुनकर रोमांचित हो रहे थे, ठीक है। जिन्होंने उस समय बालक रहे व्यक्ति के लिए 15 अगस्त को एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया, वे पूर्ण रूपेण भ्रांति के शिकार नहीं थे। 1948 से 51 में कम्युनिस्टों ने अपनी अपनी कीमत पर ही जाना कि यह आजादी झूठी है के नारे में दम नहीं था। भारत की स्वाधीनता उपनिवेशवाद के विघटन की एक ऐसी प्रक्रिया का आरंभ थी जिसे कम से कम जहां एक राजनीतिक स्वाधीनता का प्रश्न है रोकना कठिन सिद्ध हुआ। ब्रिटेन और अमेरिका के कठपुतली होने के स्थान पर भारत ने नेहरू के नेतृत्व में धीरे धीरे एक स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की, जो उस समय के गुटनिरपेक्षता की नई धारणा और समाजवादी क्षेत्रों समाजवादी देशों एवं उभरती हुई तीसरी दुनिया के साथ मैत्री आधारित थी, ठीक है। अब चलिए इस पे आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा वो बताना है, सॉरी और भी है। 26 जनवरी 1950 के मोटे तौर पर एक लोकतांत्रिक संविधान की घोषणा की गई जो अनेक सीमाओं के बावजूद अंत तक सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार के मुद्दे की अवहेलना करने वाली ब्रिटिश भारतीय संस्थाओं की तुलना में अधिक प्रगतिशील था। रजाओं और जमींदारों को धीरे धीरे बेदखल किया गया, भूमि की सीमा निश्चित की गई, यद्यपि यह कदाचित ही लागू होती हो। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के पुराने आदर्श को 1956 में प्राप्त कर लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के नियोजित विकास द्वारा मूलभूत उद्योगों का निर्माण किया गया तथा आधी सदी तक खाद्यान्न उत्पादन में जो ठहराव बना हुआ था उसकी तुलना में उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई, ठीक है। अब है बताना है नियति के साथ भेंट किसे इंगित करता है, तो भारत की स्वाधीनता अधिनियम, भारत के स्वतंत्रता दिवस की संध्या पे, ठीक है, नियति के साथ भेंट के तौर पे, ठीक है, नेहरू जी का एक भाषण था, ठीक है। नियति के साथ भेंट, ठीक है, भारत की स्वाधीनता स्वतंत्रता को इंगित करता है क्योंकि पंडित नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को अर्धरात्रि के भारत की नियति के साथ भेंट से संबोधित करते हुए भाषण शुरू किया था जिसे लोग सुनकर रोमांचित हुए थे। उस समय जो बालक रहे व्यक्ति के लिए 15 अगस्त एक अविस्मरणीय अनुभव बना दिया। साम्यवादी नारा क्यों असफल रहा, ये भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था, ठीक है। साम्यवादी नारा इसलिए असफल रहा क्योंकि यह भ्रांतिपूर्ण रीति से विचारित था। 1948 से 51 में कम्युनिस्टों ने अपनी कीमत पर जाना कि आजादी झूठी के नारे में दम नहीं था। भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप कैसे उभर कर सामने आया, तो प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से भारत का प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रजातांत्रिक सरकार तथा नीति के विकास के माध्यम से उभर कर सामने आया। चूंकि नेहरू के नेतृत्व में धीरे धीरे एक स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की गई जो उस समय गुटनिरपेक्षता की नई अवधारणा पर आधारित थी। स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ, तो ध्यान रखना भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण के द्वारा। स्वतंत्र भारत का पुनर्गठन भारतीय राज्यों तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के द्वारा हुआ, जबकि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर किया गया। विदित है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1956 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2011 के इतिहास के प्रश्नों को देखेंगे जिसमें कुल 50 प्रश्न दिए होंगे। अभी के एग्जाम में 100 प्रश्न आते हैं लेकिन पहले के एग्जाम में 50 प्रश्न नहीं आते थे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, इसी तरह बने रहिए। हम लोग इसी प्रकार से अभी तक के जितने भी पीवाईक्यू हुए सबका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।